मैंने अभी तक नहीं किया। अरे लेकिन उस समय ऐसा था कि मेरे पास पूरे एक साथ थोड़ी ना बने थे। अच्छा चलो, करें स्टार्ट नया टॉपिक। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों रेडी हैं सब लोग? चलिए। हाँ जी, सोना जोशी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको बेटा। चलिए, नाउ पीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कौन जाए वापस वो खोले, 6 पॉइंट कौन सा है मुझे क्या पता है। चलो, चलिए बच्चों इधर। इधर क्या शुरू। बहुत प्यारा चैप्टर है ये, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलिए, 1 बजे तक 35 to 40 मिनट्स के अंदर आई ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर, और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ लंच के पहले ये करने के बाद तो छोटे छोटे टॉपिक और खत्म कर लें। नहीं, इंटरप्रिटेशन करवा देता हूँ लंच के पहले, तो लंच के पहले 2 टॉपिक अपन खत्म कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन शुरू शुरू में हुआ था, ठीक है। लंच के बाद मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी खत्म कराऊंगा। स्टैम्प एक्ट लंच की बात करते हैं, और स्टैम्प एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब लॉ गुरु आपके साथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लव गुरु नहीं भाई, लॉ गुरु। चलो करें शुरू। हाँ जी, चलिए बच्चों प्लीज हियर। अब बच्चों एक ही चीज याद रखिएगा, मैंने जो आपको रेगुलर क्लास में बताई थी, मैं अपना डिस्कशन वहीं से शुरू करूंगा। तो बच्चों पूरे का पूरा भारतीय, अच्छा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट वाज दो इट वाज अ न्यू टॉपिक, बट फिर भी हम लोगों के लिए बीएसए बहुत आसान गया। क्यों? क्योंकि बीएसए के जो फंडामेंटल 4 चीजें वो हमने लेक्चर शुरू होने के पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए हमको प्रॉब्लम ही नहीं हुई। पूरा बीएसए अगर आपको समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंटायर बीएसए, आपको 4 चीजें समझनी चाहिए। द फर्स्ट इज फैक्ट। पहली चीज क्या समझनी है अपने को? फैक्ट। दूसरा है फैक्ट इन इश्यू। तीसरा है रेलिवेंट फैक्ट। तो पहला फैक्ट है, दूसरा क्या है? फैक्ट इन इश्यू है। तीसरा क्या है बच्चों? रेलिवेंट फैक्ट है। और चौथा क्या है? एविडेंस है। बच्चों प्लीज हियर। तो अगर आपने ये 4 चीजें पढ़नी है, अगर आपने ये 4 चीजें समझ गए, तो मेरे यकीन माने एंटायर बीएसए इज गोइंग टू बी लाइक किक्स वॉक फॉर यू। नाउ फैक्ट का मतलब क्या है? एनीथिंग, लिखा है? कुछ भी, चीजों की हालत, चीजों का आपस में रिलेशन, जो चीज अपन को दिख रही है, जो चीज अपन समझ सकते हैं, वो सब क्या है? फैक्ट है। कोई भी इंसान की मेंटल कंडीशन, इंसान की मेंटल कंडीशन, दिमाग में वो क्या सोच रहा है, वो भी क्या है? फैक्ट है। जो मैं दिमाग में सोचता हूँ उसको साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलते हैं। जो मैं दिमाग में सोचता हूँ उसको क्या बोलते हैं बच्चों? साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलते हैं। और जो चीज मेरे सामने हो रही है उसको फिजिकल फैक्ट बोलते हैं। तो पंखा घूम रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, बच्चे बैठे हैं, ये सारी चीजें क्या है बच्चों? ये सारी की सारी चीजें क्या है बच्चों? ये सारी की सारी चीजें फैक्ट है। ठीक है। नाउ, तो पहला है फैक्ट। तो जैसे एक क्राइम होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्या होता है, कोई क्राइम होता है, तो बच्चों जब कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई कमिट अ मर्डर, तो मर्डर करने के पहले जिसका मुझे मर्डर करने में उसका एड्रेस पूछता हूँ, फिर प्रिपरेशन करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ,
फिर मैं रिसोर्सेज, जहर पिला के मर्डर करना है तो जहर खरीदता हूँ, जहर की चाय बनाता हूँ, चाय बना के उसको देता हूँ, वो इंसान पीता है, वो मर जाता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ये सारी चीजें क्या है भाई बच्चों, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं। तो हमेशा याद रखिए फैक्ट क्या है बच्चों, फैक्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, तथ्य, कोई भी जानकारी जो है वो क्या है, फैक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जिन फैक्ट्स के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है वो फैक्ट्स हैं। जिन तथ्यों के ऊपर क्या नहीं है बच्चों, जिन तथ्यों के ऊपर झगड़ा नहीं है वो फैक्ट है। ठीक है। क्या दुष्यंत सर आप शाम को 6 बजे वहां पे पहुंचे? हाँ पहुंचा था। दुष्यंत सर आपने वहां पे पहुंच के चाय पी? हाँ पी थी। दुष्यंत सर क्या आपने चाय बनाई थी? हाँ। दुष्यंत सर उसके बाद चाय के ग्लास, चाय का जो कप था, जलती हुई गर्म चाय आपने सामने वाले के मुंह पे डाल दी थी? नहीं। तो 1 मिनट, तो ये फैक्ट हो गया। ऐसा फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो किससे रिलेट करता है बच्चों, ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी असर्ट करती है, स्टेट करती है, पर दूसरी पार्टी क्या कर देती है, डिनाई करती है। किससे रिलेट करता है? और यही फैक्ट अगर साबित हो गया तो राइट, लाइबिलिटी से रिलेट करता है बच्चों। एक ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी एक्सेप्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है। तो दुष्यंत क्या आपने सामने वाले के मुंह पे चाय मार दी थी? नहीं। ये क्या है, जो जो चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो फैक्ट थी, और जिन चीजों को मैंने डिनाई कर दिया वो क्या बन गई, इश्यू। इश्यू मतलब डिस्प्यूट, इस चीज, इस मतभेद, इस चीज को कौन रिजॉल्व करेगा, इस चीज को कोर्ट क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इश्यू। तो जिन फैक्ट्स के ऊपर तकरार है, जिन फैक्ट्स के ऊपर झगड़ा है, उन फैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इश्यू। और कोर्ट क्यों लगता है, क्रिमिनल केसेस में हम कोर्ट क्यों जाते हैं, सिर्फ इन फैक्ट्स टू फैक्ट्स एंड इश्यू को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, इनको प्रूफ करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट इन इश्यू को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, फैक्ट इन इश्यू को सिद्ध करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट का मतलब ऐसे फैक्ट जिनको कोर्ट क्या मानता है, रेलिवेंट मानता है, इश्यू से कनेक्टेड मानता है, जो इश्यू है, झगड़ा है, उससे कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर मर्डर हुआ था 25 तारीख को जहर से, और वो जहर दुष्यंत सर ने 25 तारीख को शॉप से खरीदा था, कोर्ट इसको क्या मान सकता है, रेलिवेंट। मतलब कहीं ना कहीं ये इश्यू से क्या है, कनेक्टेड है। तो रेलिवेंट फैक्ट, अच्छा सबसे पहले क्या रेलिवेंट फैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है? रेलिवेंट फैक्ट्स को इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। सॉरी, भारतीय बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। बट भारतीय बीएसए में यह बताया गया है, बीएसए में यह बताया गया कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से, एक फैक्ट को रेलिवेंट किन किन सिचुएशन में माना जा सकता है। ठीक है, सो बीएसए में क्या बताया गया है, बीएसए आपको यह बताता है ऐसी कौन सी सरकमस्टेंसेस है जहां पर एक फैक्ट को कोर्ट क्या कंसीडर कर सकता है, रेलिवेंट कंसीडर कर सकता है। सो बी, तो एक फैक्ट जो खुद से या फिर दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर इश्यू से इस प्रकार से कनेक्टेड है, जैसा कहां पे बताया है, बीएसए में बताया है। तो एक फैक्ट, फैक्ट इन इटसेल्फ, खुद से, या फिर विथ अदर फैक्ट्स, दूसरे फैक्ट के साथ मिलके किससे कनेक्टेड है, इश्यू से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि कोर्ट क्या मान सकता है, उसको रेलिवेंट मान सकता है। यस आर्यन जी प्लीज बीएसए पढ़िए, इंडियन एविडेंस एक्ट का जमाना क्या, बीएसए इज मोर इंक्लूसिव, बीएसए के प्रोविजन ज्यादा हैं, बहुत अच्छा है बीएसए। तो कोर्ट ध्यान से, तो क्या बताया गया है बच्चों, तो रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु क्या बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोर्ट क्या कर सकता है, जिनमें कोर्ट एक फैक्ट को क्या मान सकता है, रेलिवेंट मान सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रेलिवेंट फैक्ट। और अगर एक रेलिवेंट फैक्ट को कोर्ट क्या कर ले तो वो क्या बन जाते हैं, एविडेंस दो तरह के हो सकते हैं। मतलब कोर्ट कौन कौन से एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर सकता है, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री, और इसके अंदर एक और आता है सरकमस्टेंशियल। सरकमस्टेंशियल जो किसके ऊपर आधारित होते हैं,
जो एविडेंसेस प्रिजम्पशन के ऊपर आधारित होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ठीक है? या फिर ऐसे रेलिवेंट फैक्ट जो कैसे प्रूव हो रहे हैं? प्रिजम्पशंस के थ्रू जो रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, प्रूव होते हैं, उनको हम क्या मानते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, बट फिलहाल तुम दो ही मान लो कि एविडेंस जो कोर्ट एक्सेप्ट करता है वो या तो ओरल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री। मतलब रेलिवेंट फैक्ट्स जो है वो ओरल हो सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, जिनको कोर्ट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ओरल मतलब विटनेसेस के बयान, एक्सपर्ट्स के बयान। डॉक्यूमेंट्री मतलब केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया तो प्राइमरी आया, ओरिजिनल अगर नहीं उपलब्ध है तो उसकी जेरोक्स आ गई, सर्टिफाइड कॉपी आ गई, किसी बुक का जो पेज था उसको कोर्ट में आके पढ़ दिया गया। ये क्या है बच्चों? डॉक्यूमेंट्री। तो सबसे पहले फैक्ट, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग। इश्यू, जिस फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट है। रेलिवेंट, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। इश्यू से कनेक्टेड है, इश्यू से क्या है? कनेक्टेड है। किस प्रकार से कनेक्टेड है? किस प्रकार से कनेक्टेड है? जो तरीका कहाँ पे बताया गया है? बीएसए में बताया गया है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट कब बनता है बच्चों? एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए रेलिवेंट कब बनता है? जब वो उस इश्यू से, ये फैक्ट है, क्या ये फैक्ट रेलिवेंट है? कब होगा? जब ये इश्यू से क्या है? इस प्रकार कनेक्टेड है, जैसा कहाँ पे बताया गया? बीएसए में बताया गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो गया। इधर आ जाइए बच्चों। अच्छा, इधर देखिए, इश्यूज ऑफ फैक्ट क्या होता है? व्हाट इज इश्यूज ऑफ फैक्ट? देखो, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? लिसन टू मी एवरीवन। क्रिमिनल केसेस में ना ऑलरेडी फैक्ट इन इश्यू होते हैं। मतलब कोर्ट को फैक्ट इन इश्यू पता करने की जरूरत नहीं होती। अंजलि के ऊपर मर्डर का आरोप लगा हुआ है और अंजलि ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया। क्या है ये? इश्यू है। सिविल केसेस में देर आर मेनी डिस्प्यूटेड फैक्ट। सिविल केसेस में क्या होता है? और इन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट जो है वो क्या करता है? इन डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट जो है क्या करता है? इश्यूज फिक्स करता है। तो सिविल केसेस में फैक्ट इन इश्यू, जो क्रिमिनल केस में फैक्ट इन इश्यू होता है, सिविल केस में क्या बन जाता है? इश्यूज ऑफ फैक्ट बनता है। या इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स। जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं, उन अवेलेबल फैक्ट्स के आधार पे कोर्ट क्या करता है बच्चों? इश्यू को डिटरमाइन करता है। ठीक है, नाउ यस, ये बच्चों। अब बच्चों, रेलिवेंट फैक्ट का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स? जो फैक्ट इश्यू से कनेक्टेड है। किस प्रकार से कनेक्टेड है? जो तरीका बीएसए में बताया गया। अब बीएसए में क्या बताए गए हैं? बीएसए में इतने सारे तरीके बताए गए हैं कि इतने सारे तरीकों से एक फैक्ट जो है वो क्या हो सकता है? इश्यू से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस। जिन भी फैक्ट्स की रेशनल प्रोबेटिव वैल्यू है उसको कोर्ट एविडेंस मान सकता है। और कब तक एविडेंस मान सकता है? जब तक क्या है बच्चों? ऑल फैक्ट्स हैविंग शैल बी एडमिसिबल अनलेस एक्सक्लूडेड बाय व्हाट बेटा? पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस, फंडामेंटल रूल्स ऑफ एविडेंस दो हैं बच्चों। कोई भी फैक्ट जिसकी क्या है बच्चों? रेशनल मतलब रीजनेबल प्रोबेटिव वैल्यू है। मतलब संभावना है कि वो कनेक्टेड है। कोई भी फैक्ट जो क्या है बच्चों? संभावना है कि वो कनेक्टेड है, उसको हम कंसीडर करेंगे। कब तक कंसीडर करेंगे? जब तक उसको पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के थ्रू हम उसको एक्सक्लूड ना कर दें। या इसको मैं अलग भाषा में बोलूं, जब तक हमें उसे एक्सक्लूड करने का हमारे पास क्या नहीं है। अगर हमारे पास उसको एक्सक्लूड करने का अच्छा ग्राउंड है तो हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, और अगर हम उसको झुटलाया नहीं जा रहा है तो हम उस फैक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं। आपको पता है कई फैक्ट्स कैसे प्रूव हो जाते हैं? बहुत सारे फैक्ट्स किसके ऊपर आधारित होते हैं? प्रिजम्पशंस के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कपल अगर साथ में कितने दिन रहता है? 210 डेज रहता है। 210 है, 280 है? 280 डेज अगर कोई कपल साथ में रहता है और उसने बच्चा पैदा किया, तो उस बच्चे को क्या मानते हैं अपन? लेजिटिमेट मानते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो क्या है, जो फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स जो है किसके ऊपर आधारित होते हैं बच्चों? प्रिजम्पशंस के ऊपर आधारित होते हैं। शिवराज ने आयुष का मर्डर कर दिया, ये कोर्ट में साबित हो चुका है।
तो ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि मर्डर क्यों किया था, क्यों, क्योंकि आयुष जो है वो शिवराज की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था और इस चीज से शिवराज खुश नहीं था। तो बहुत सारी चीज क्या होती है बच्चों, प्रिज्यूम करते हैं। किसके ऊपर प्रिज्यूम करते हैं, मतलब ऐसे फैक्ट जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं, उनके आधार पे हम बहुत सारे फैक्ट्स को क्या कर लेते हैं बच्चों, प्रिज्यूम भी करते हैं। और प्रिजम्पशन के नियम मतलब प्रिजम्पशन का सिस्टम जो है आज भी फॉलो होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्या बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। प्लीज बच्चों, सबसे पहले फैक्ट कौन से बच्चों, ओए सबसे पहले फैक्ट कौन से, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट मतलब सबसे पहला कौन सा फैक्ट है, फैक्ट्स जो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है मतलब यहाँ पे मैं, यहाँ पे मेरा और किशन का झगड़ा हो रहा है और पीछे अलीशा खड़ी है। जब हमारा झगड़ा हो रहा है तो अलीशा भी उसी सराउंडिंग में मौजूद है। जब मेरा और किशन का झगड़ा हो रहा है तो अलीशा भी कहाँ पे मौजूद है, उसी सराउंडिंग में मौजूद है। क्या नहीं से अलीशा का उसी जगह पे खड़ा होना और मेरा और झगड़ा होना, ये दोनों अलग अलग है, सेम ट्रांजेक्शन का ही पार्ट है। तो अलीशा का बयान कोर्ट में, अगर अलीशा जाके बयान दे तो उसको रेलिवेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे, अनीशा का बयान कोर्ट में रेलिवेंट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यस अनीशा ना, मैं अलीशा बोल रहा था। हाँ, हाँ आएगी तो याद रहेगी, बराबर 2 महीने का गैप ले लिया इतना लंबा इधर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखिए, भाई सेकंड टाइप के फैक्ट, प्लीज हियर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट का सेकंड पॉइंट। ऐसे फैक्ट जो क्या क्रिएट करते हैं, ओकेशन क्रिएट करते हैं। सिर्फ दूध वाले को पता है कि गरिमा दोपहर को 11 बजे अकेली रहती है, तो क्या ना इसे दूध वाले को ये पता होना कि गरिमा क्या है, 11 बजे अकेली थी और गरिमा का मर्डर होता है, तो क्या वो दूध वाले के अगेंस्ट रेलिवेंट माना जा सकता है, यस। थर्ड, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, बोल दो। मोटिव, शिवराज आयुष की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था और आयुष का मर्डर हो गया। शिवराज आयुष की गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था और आयुष का क्या हो गया, मर्डर हो गया। पहला शक किसके ऊपर जाएगा, क्योंकि मोटिव किसके ऊपर था। जब मैं लाभांश का मर्डर कर रहा था तो कृष्णा शिंदे ने देख लिया और 3 दिन के बाद कृष्णा शिंदे की बॉडी मिलती है, तो कृष्णा को मारने का मोटिव किसके पास था, क्या इसको रेलिवेंट माना जा सकता है। प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये वो भी उसके अंदर भी आ सकता है। फैक्ट्स एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, मर्डर जिस दिन हुआ उस दिन से अंजलि गायब हो गई। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन के बाद से अंजलि क्या हो गई, गायब हो गई। अंजलि ने अपने घर का पूरा रेनोवेशन करवा लिया। प्रीवियस कंडक्ट है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, क्या रेलिवेंट माना जा सकता है, यस। प्रीवियस कंडक्ट इज एक्ट बिफोर इश्यू, सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज एक्ट आफ्टर इश्यू। चौथा, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू, ये सेक्शन 7 है, इसको मैंने 4 उसमें तोड़ दिया है, मतलब तो फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, देखो ध्यान से। चलिए, इसके अंदर सबसे पहला क्या है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो क्या कर रहे हैं बच्चों, अरे ऐसे फैक्ट जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या हम उनको, ओए सुनो 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 सुनो, ऐसे फैक्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको बच्चों, इश्यू को या रेलिवेंट फैक्ट को, क्या उन्हें हम रेलिवेंट मान सकते हैं। बेटा ये किस तरह, ऐसे फैक्ट जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा लीक सेट के एग्जांपल देता हूँ, मैंने शायद पढ़ाया भी आपको रेगुलर क्लास में। तो गरिमा से मैंने 10,000 रुपए लिए और मैंने गरिमा के पैसे वापस नहीं किए। गरिमा से मैंने 10,000 रुपए लिए और 10,000 रुपए आज तक वापस नहीं किए। गरिमा ने मेरे खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया कि दुष्यंत सर ने मेरे 10,000 वापस नहीं किए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कोर्ट में मना कर दिया, मैंने कोर्ट में बोल दिया मैंने गरिमा से कभी पैसे लिए ही नहीं है। 1 मिनट, गरिमा बोलती है सर मैं आयुष को बुलाना चाहूंगी कोर्ट में।
आयुष को कोर्ट में बुलाना चाहोगे। और गरिमा पूछती सर मैंने दुष्यंत सर को फरवरी 2025 में पैसे दिए थे, मैंने कोर्ट में मना कर दिया, मैंने पैसे लिए नहीं थे। आयुष कोर्ट में आके बोल देता है कि सर फरवरी नहीं, जनवरी से फरवरी के बीच में दुष्यंत सर पैसे मांग रहे थे, वो मेरे पास भी आए थे पैसे मांगने के लिए, सुकीर्ति के पास भी गए थे, शिवराज के पास भी गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि आयुष का बयान जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि दुष्यंत सर को उस समय पैसे की जरूरत थी? क्या इसे रेलिवेंट माना जा सकता है? तो ऐसे फैक्ट्स जो क्या कर दे, ट्रांजेक्शन को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, उन्हें क्या माना जा सकता है बच्चों? रेलिवेंट माना जा सकता है। फैक्ट्स जो रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट करते हैं, फैक्ट जो क्या करते हैं बच्चों, रेलिवेंट फैक्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या उनसे भी रेलिवेंट, उन्हें भी रेलिवेंट माना जा सकता है? यस। फैक्ट्स दैट एस्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ऐसे फैक्ट जो किसी इंसान की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश, मर्डर के बाद गरिमा गायब हो गई, अंशित के मर्डर के बाद से गरिमा दिख ही नहीं रही है, तो मर्डर के बाद किसकी आइडेंटिटी उभर के सामने आ रही है? गरिमा की आइडेंटिटी उभर के, क्या इसको रेलिवेंट माना जाएगा? फैक्ट्स दैट शो रिलेशन ऑफ द पार्टीज, किशन की डेड बॉडी मिलती है तालाब के अंदर और उसके 3 दिन पहले शिवराज बताता है कि मेरी दुकान के सामने किशन और इनका बहुत झगड़ा हो रहा था। ऐसे फैक्ट जो क्या दिखाते हैं, पार्टीज के क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। सेम ये फैक्ट्स जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करते हैं रेलिवेंट फैक्ट को, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये भी क्या है बच्चों, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। कौन से फैक्ट्स हैं बच्चों? नेक्स्ट पांचवा, थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू व्हाट बेटा? इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। प्लीज सी हियर, कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा की गई चीजें या फिर कॉन्स्पिरेटर के द्वारा बात की, मतलब दो, मतलब कॉन्स्पिरेटर्स मतलब मैं, योगेश, अंशित, नकुल और सॉरी चौधरी साहब, अंशित, नकुल और योगेश, इन चारों के ऊपर आरोप लगा है। इन चारों के ऊपर क्या लगा है? आरोप लगा हुआ है कि आस्था के मर्डर में ये चारों शामिल है। सुनो सुनो सुनो, फैक्ट्स थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। कॉमन डिजाइन मतलब कॉमन, कॉमन क्राइम। तो चारों कॉन्स्पिरेटर्स, चारों कॉन्स्पिरेटर्स ने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी कहा है, इनके बीच में जो भी बातें हुई हैं, क्या उन्हें भी रेलिवेंट माना जा सकता है? एग्जाम्पल, आस्था सुबह अपने घर से निकली, नकुल ने फोन करके योगेश को बताया कि आस्था अपने घर से निकल रही है। योगेश ने जाके चाकू लेके आया था घर से चुरा के, योगेश ने वो चाकू जाके अंशित को दे दिया। अंशित ने चौधरी साहब को फोन करके बोला कि आस्था जो है वो डीजेसी की पार्किंग में पहुंच गई है, अकेली है। और पीयूष ने घटना को क्या दिया? अंजाम दिया। तो बच्चों, कॉन्स्पिरेटर्स ने आपस में जो भी बातें की गई, ऐसे फैक्ट्स जो भी इन लोगों के द्वारा कहा गया है या जो भी इन लोगों के द्वारा किया गया है, इनके वॉइस रिकॉर्डिंग, इनके कॉल रिकॉर्ड, इनके लोकेशन के रिकॉर्ड, क्या ये दिखाते हैं कि ये सारे लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? हाँ या ना? क्या इसको रेलिवेंट माना जा सकता है? जी हाँ। नेक्स्ट, नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, कहने का मतलब क्या है? फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, वो भी रेलिवेंट बन जाते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैंने चेन्नई में मर्डर किया है, मैंने क्या किया है, लेकिन अगर मैं प्रूफ कर दूं कि मैं उस दिन चेन्नई में था ही नहीं, मैं तो कश्मीर में था, पहलगाम में था, घोड़े चला रहा था, घोड़े लगा रहे थे मेरे, घोड़े के पास में घूम रहा था मैं। यस और नो बच्चों? तो फैक्ट्स अदरवाइज नॉट रेलिवेंट, फैक्ट्स अदरवाइज नॉट, मैं ऑल्सो, क्या मेरा कश्मीर में प्रेजेंट होना भी रेलिवेंट है?
मेरा कश्मीर में प्रेजेंट होना भी रेलिवेंट, लेकिन किस लिए? गिल्टी के लिए, नॉन गिल्टी के लिए? नॉन गिल्टी के लिए। फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल का मतलब होता है अलाउ द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रेलिवेंट इन द सूट्स ऑफ व्हाट बेटा? डैमेजेस। कहने का मतलब क्या है? मैंने सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं किया, मैंने सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं किया, तो जिन फैक्ट्स के थ्रू कोर्ट को क्या पता लग, कोर्ट क्या करता है सिविल केसेस में बेसिकली, जिन फैक्ट्स के थ्रू कोर्ट क्या कर सकता है, डैमेजेस का अमाउंट क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है, उनको भी रेलिवेंट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दुष्यंत सर ने सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं किया, मेरे को इंदौर 5 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, हर दिन मेरे रहने का 500 रुपए क्या हुआ, एक्स्ट्रा खर्च हुआ, क्या कोर्ट इनको रेलिवेंट मान सकता है? ये फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है बच्चों? बच्चों ऐसे फैक्ट्स, जब झगड़ा किसके ऊपर है? जब झगड़ा किसी कस्टम के ऊपर है बच्चों, किसी परंपरा रीत रिवाज को लेके झगड़ा है, तो उस केस में, अरे उस केस में फैक्ट्स को हम रेलिवेंट मान सकते हैं बच्चों। अगर झगड़ा किसके ऊपर है? वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टिंग ऑफ एनी राइट, नीचे लिखे फैक्ट्स क्या है बच्चों? रेलिवेंट है। क्या क्या रेलिवेंट है? एनी ट्रांजेक्शन या फिर पर्टिकुलर इंस्टांस। तो जब झगड़ा किसके ऊपर है बच्चों? किसी राइट या फिर कस्टम को लेके झगड़ा है, तो हम रेलिवेंट किसको मान सकते हैं? किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम रेलिवेंट मान सकते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन को? जिस ट्रांजेक्शन में कस्टम्स को यूज किया गया है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टांसेस को, किसी पर्टिकुलर वाक्य को जो पास्ट में है उसको भी हम रेलिवेंट मान सकते हैं। ये सुनो बच्चों। अरे हाँ है ना, शिवराज शादी करके आए, मैं गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ, मेरी एज है 90 ईयर्स की। शिवराज ने अपनी बीवी को गांव में आए बच्चों, हमारा हमारा गांव है चुलपुर। कौन सा पुर है बच्चों? चुलपुर हमारा गांव है बच्चों। शिवराज शादी करके अपनी बीवी को लेके आए, और जैसे ही इसकी बीवी, और मैं गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी हूँ, गांव का परंपरा है कि बुजुर्ग आदमी को बीवी दिखानी होती पहले। तो जैसे ही मैंने इसकी बीवी का घूंघट खोला और उसको बुला के मैंने 3-4 पप्पियां दे दी उसके गाल पे बच्चों। शिवराज की बीवी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया? केस कर दिया। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पप्पी या फिर पर्टिकुलर इंस्टांसेस जिसमें उस कस्टम को यूज किया गया, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये गांव की क्या है? प्रथा है कि जो पुरानी बहुएं, जो नई नवेली बहुएं होती हैं, उनके ऊपर सर बहुत बुरी आत्माओं का साया होता है। तो गांव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी वो पप्पियां दे के क्या करता है? उस साये को दूर करता है। ये गांव की प्रथा है, ये आज की नहीं है, 100 साल से प्रथा चली आ रही है। तो क्या उसको रेलिवेंट माना जा सकता है? चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्या है बच्चों? शोइंग व्हाट बेटा? स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों? बच्चों ऐसे फैक्ट जो क्या करते हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं। जो फैक्ट क्या करते हैं बच्चों? आपके स्टेट ऑफ माइंड को दिखाते हैं, उनको भी क्या माना जाएगा बच्चों? हम्म, रेलिवेंट माना जाएगा। स्टेट ऑफ बॉडी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, कोर्ट में जब भी ये कहा जा रहा था, कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जब भी ये कहा जा रहा था कि गरिमा ने ही गुनाह किया है, गरिमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही थी, माँ की आंख, मैं गुनाह कर ही नहीं सकती, कुछ भी बोल रहा है। और गरिमा का जो बिहेवियर है कोर्ट में वो बहुत अजीब है, मतलब मोस्टली वैसा बिहेवियर है जो क्रिमिनल्स का होता है। तो क्या कोर्ट इसको रेलिवेंट मान सकता है गरिमा के बिहेवियर ड्यूरिंग द कोर्ट को? यस। गरिमा पुलिस की इंक्वायरी वगैरह में सहयोग, कैसे भी रेलिवेंट माना जा सकता है? यस। फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज व्हाट बेटा? एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। ऐसे फैक्ट जो ये दिखा रहे हैं कि जो गलत काम आपने किया है वो एक्सीडेंटली किया है या इंटेंशनली किया है, उसको भी क्या माना जा सकता है? रेलिवेंट माना जा सकता है। यहाँ पे आपकी मॉडल में भी एक एग्जांपल है कि किशन ने मुझे एक फेक नोट दिया, फर्जी नोट दिया, और जैसे ही सुजल आया एडमिशन लेने, वो नोट मैंने सुजल को दे दिया। तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। तो क्या कोर्ट इनको रेलिवेंट मान सकता है कि ये जो किया है मैंने, सुजल को जो फर्जी नोट दिया है, वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है? उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट बेटा?
सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, कहने का मतलब क्या है? सेम, ये मेरे ख्याल से सेम एग्जांपल चल जाएगा कि आपने जो गलती की है वो आपके कोर्स ऑफ बिजनेस में, आपने वो जानबूझ के गलती की है या फिर वो गलती कैसे हुई है बच्चों, कोर्स ऑफ बिजनेस में। ये सेम एग्जांपल भी हम चला सकते हैं ऊपर। Existence of course of business when relevant, when there is a question whether particular act was done in existence of course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact. Example, whether a particular letter was dispatched, the fact that it was in ordinary course of business to, अच्छा एक मिनट, इसके ऊपर झगड़ा है। गरिमा ने एक दिन आके मेरा कॉलर पकड़ लिया और बोले सर मैंने आपको बोला था ये कुरियर 24 घंटे में डिलीवर होना चाहिए था, आपने डिलीवर नहीं किया, आपने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया, आपने सबके कुरियर डिलीवर किए 24 घंटे, मेरे डिलीवर नहीं किया, तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा? गरिमा आपका कुरियर आया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं सारे कुरियर लेता हूँ, उसको एक साथ मैं क्या करता हूँ, स्पीड पोस्ट वाले के यहाँ भेजता हूँ और स्पीड पोस्ट वाले उसको डिलीवर करते हैं। मैंने सब कुछ ऐसा ही किया, मैंने कुछ भी अलग, आपके कुरियर को ऐसा नहीं कि मैंने अलग ट्रीटमेंट दिया, मैंने सारे कुरियर को क्या किया, एक जैसा ट्रीटमेंट दिया। क्या ये रेलिवेंट होगा अगर मैं साबित कर दूं तो? यस। तो बच्चों ये हो गए, ये जो सारे फैक्ट्स हैं बच्चों, इन सारे फैक्ट्स को हम क्या मान सकते हैं, लगभग क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड इज व्हाट बेटा, एडमिशन एंड कन्फेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सेकंड रेलिवेंट फैक्ट्स का जो सेकंड टाइप है, मैं हम बात कर रहे हैं बेसिकली रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में। तो अगला जो रेलिवेंट फैक्ट है उसका जो सेकंड पार्ट है या सेकंड डिस्कशन हम करेंगे किसके बारे में बच्चों, एडमिशन और कन्फेशन। क्या है बच्चों एडमिशन और कन्फेशन? यस, सेकंड जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा दैट इज ऑन व्हाट बेटा, एडमिशन और कन्फेशन। क्या है बच्चों? एडमिशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब समझ, कोई भी स्टेटमेंट जिसके थ्रू हमको क्या समझ में आता है, केस की समझ मतलब केस के बारे में हम किसी स्टेटमेंट के थ्रू समझ जाते हैं। इन्फ्रेंस और किस बारे में समझते हैं? जब मैं बोल रहा हूँ केस की समझ आ रही है मतलब फैक्ट एंड इश्यू या फिर एंड विच इज मेड अंडर एनी ऑफ द, मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन इन सेक्शन 16 to 18। कुछ भी नहीं बच्चों, एक इंसान के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, एक इंसान के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक इंसान के द्वारा दिया गया, बच्चों प्लीज हियर, एक इंसान के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिटन हो सकता है, स्टेटमेंट ओरल हो सकता है, देन इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इन्फ्रेंस, इससे हमें कुछ तो समझ में आता है। ठीक है, किससे रिलेटेड, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट या फिर इश्यू से रिलेटेड हमें कुछ तो समझ में आता है। उस प्रकार से दिया गया है जिस प्रकार से कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 16 से लेके 18 में बताया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, एडमिशन। कन्फेशन भी सेम है, बट कन्फेशन किसके सामने किया जाता है, पर्सन इन अथॉरिटी के सामने। कन्फेशन किसके सामने किया जाता है बच्चों, कन्फेशन इज मेड बिफोर अ पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद एडमिशन कौन कर सकता है, हु कैन मेक एडमिशन, अक्यूज कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, उसका प्रिडेसेसर इन इंटरेस्ट कर सकता है। कन्फेशन कौन कर सकता है, अक्यूज्ड का, या कन्फेशन किसके अगेंस्ट वैलिड होगा, अक्यूज्ड के अगेंस्ट भी वैलिड होता है और को अक्यूज्ड के अगेंस्ट भी वैलिड होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है, पुलिस ने मेरे को और शिवराज को अरेस्ट कर लिया है और मैंने बोल दिया पुलिस को कि मैंने और शिवराज दोनों ने मिलकर मर्डर किया, तो मेरा स्टेटमेंट मेरे और शिवराज दोनों के अगेंस्ट क्या होगा, वैलिड होगा। एडमिशन डरा कर धमका कर लिया जा सकता है, लालच में लिया जा सकता है। पुलिस वाले आपको लालच में एडमिशन करवा देते हैं कि बेटा आप एडमिट कर लो, मैं आपकी सजा क्या करवा दूंगा, यू मेक एन एडमिशन, मैं आपकी सजा क्या करवा दूंगा, कम करवा दूंगा। तो डरा कर धमका कर लालच में, डरा कर धमका कर लालच में आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, आप एडमिशन कर सकते हो, राइट। कन्फेशन, कन्फेशन हैज टू बी व्हाट बेटा, कन्फेशन हैज टू बी वॉलंटरी, कन्फेशन हैज टू बी व्हाट बेटा, कन्फेशन वॉलंटरी हो सकता है, हो सकता है, होना ही चाहिए, ना डर में ना लालच में और खुद से होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों,
कन्फेशन के टाइम पे, कन्फेशन के टाइम पे मजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना जरूरी है, शुड द मजिस्ट्रेट बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के कन्फेशन हो सकते हैं, एक नॉर्मल कन्फेशन हो सकता है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो सकता है, राइट। कन्फेशन, नॉर्मल कन्फेशन क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या होगा, देखो राम खिलारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें हमेशा एक केस लॉ याद रखना। राम खिलारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ था कि एक इंसान ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसने किसको बताया, अपने दोस्त को बताया, और जो दोस्त था वो समाज का रेस्पेक्टेबल इंसान था, उसकी टेस्टिमनी को, उसके स्टेटमेंट को कोर्ट रिलाय कर सकता था। तो कोर्ट ने क्या मान लिया, कोर्ट ने ये मान लिया कि उसने अपने दोस्त के सामने क्या किया है, कन्फेशन किया, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने किया है, किसी और के सामने किया, और कोर्ट ने उसको भी रेलिवेंट माना और उस कन्फेशन के आधार पे कोर्ट ने क्या सुना दी बच्चों, सजा सुना दी। ठीक है, या फिर एक मिनट, या फिर आप कन्फेशन पुलिस वाले के सामने कर रहे हो, आप कन्फेशन किसके सामने कर रहे हो, लेकिन आपने जो कन्फेशन पुलिस वाले के सामने किया उससे पुलिस वालों को एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाता है जिसको झुटलाने की कोई संभावना है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पुलिस वाले के सामने कन्फेशन किया कि मैंने मर्डर किया है, मर्डर, और जिसका मर्डर किया उसकी लाश कुएं में है, और लाश की मैंने ज्वेलरी निकाल के इस ज्वेलर वाले को बेच दी थी। पुलिस वाले जाते हैं वहां पे, उनको लाश मिल जाती है, और वो ज्वेलरी जो है जिसको मैंने बोला था कि बेचिए उसके पास से मिल जाती। क्या कोर्ट इसको कन्फेशन मान सकता है? यस। या फिर आपने कन्फेशन पुलिस वाले के सामने किया और मजिस्ट्रेट भी उस समय क्या था, प्रेजेंट था, तो उसको भी अपन क्या मानते हैं बच्चों, कन्फेशन मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बुक एडमिशन वर्बल भी हो सकता है, बुक्स मैप्स में भी हो सकता है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल जेल में था, वो उसने किसी को मुक्का मार दिया था और वो मर गया था, आपको याद होगा। नवजोत सिंह सिद्धू पूरा बुरा पूरा बरी हो चुका था, वो आपकी अदालत में आया और उसकी ने आपकी अदालत में एक स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने मुक्का मार दिया, और वो मर गया। उस स्टेटमेंट के चलते केस वापस शुरू हुआ और 1 या 2 साल तक वो जेल में रहा बच्चों। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके बच्चों 2 साल गायब था ना बच्चों। 2 साल हम लोग आईपीएल बहुत सुकून से देख रहे थे क्योंकि उसकी कमेंट्री नहीं थी। उसके बाद वो जेल से छूटा और अपनी जिंदगी मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं तो आईपीएल देखता नहीं हूँ बच्चों, बहुत बेकार कमेंट्री करता है बच्चों, सो कैसे रख लिया आईपीएल वाले ने मुझे समझ में नहीं है, हटा दिया। तेरे को तू बड़ा अपडेटेड है यार, हैं? नहीं नहीं नहीं, मत रहे भाई अपडेटेड इधर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है प्लीज डियर बच्चों। नेक्स्ट, सेकंड क्या हो गया बच्चों, एडमिशन और कन्फेशन। पहला था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट के अंदर। दूसरा क्या था, एडमिशन कन्फेशन। तीसरा, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। यस, क्यों नहीं बोल सकते विटनेस, उनको हम विटनेस। थर्ड, किन लोगों के स्टेटमेंट को हम रेलिवेंट मानेंगे, उन लोगों के स्टेटमेंट्स को हम रेलिवेंट मानेंगे जो लोग क्या नहीं कर सकते, हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। क्यों विटनेस, मतलब ये लोग कोर्ट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, वेरी नाइस, या तो वो उनकी मौत हो चुकी है, या फिर दे आर नॉट फाउंड, या फिर वो मिल नहीं रहे हैं। तो मरने के टाइम पे डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरने के टाइम पे दिए गए बयान, या फिर तुम्हारे गायब होने के पहले आखिरी बयान जो तुम देके गए थे, उसको कोर्ट क्या मान सकता है, रेलिवेंट मान सकता है, भले ही वो किसके ऊपर आधारित हो, हियर से। तो जनरल रूल क्या था, हियर से एविडेंसेस, नो एविडेंस। उसमें उसके अंदर पहला क्या आ गया, एडमिशन एंड कन्फेशन। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। इनके इनके बयान भली कहीं सुनी बातों पे कोर्ट इनको एविडेंस मानता है। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ है बच्चों, एक आदमी खून से लथपथ है, मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा क्या हो गया, उसने बोला मेरी बीवी ने मुझे मारा है। ये स्टेटमेंट जाके मैं कोर्ट में दे दूं कि उसने मरते समय ये बोला था कि उसकी बीवी ने उसे मारा है, तो क्या उसको रेलिवेंट माना जाएगा, भले किसके ऊपर आधारित है, हियर से। इधर देखो, तो ध्यान देखिए। तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट किससे रिलेट करना चाहिए, ए बेटा आपका स्टेटमेंट किससे रिलेट करना चाहिए, डेथ से। अब मरते वक्त वो बोल रहा है कैटरीना एकदम माल थी, अरे भाई की बातें करे, तौबा तौबा, ऐसी गंदी बातें मत कर। मैं कोर्ट ने मुझसे पूछा कि मरते वक्त उसने क्या बोला, मतलब वो बोल रहा था कैटरीना मैं जो भी थी। क्या ना इसे कोर्ट मेरे को अंदर डाल देगा, यस और नो, साले कोर्ट की गरिमा का अपमान करता है इधर। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है बच्चों, ओए डाइंग डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले किससे रिलेट करना चाहिए बच्चों, कॉज ऑफ डेथ। ठीक है,
Second, when a person expresses his feelings or emotions through some other person, then statement of such person can also be considered as relevant. Are you getting my point? अंजलि मुझे एक दिन मैसेज करती है, सर विराट को समझाइए, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ बट वो कभी मेरी बात नहीं मानता, सर वो हमेशा हर लड़की के पीछे भागता है जो लड़की दिख जाए, सर जानवर है क्या? टेंशन में आ गया, सर जानवर है क्या? ओके, बोले सर इंसान और जानवर में क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंस, क्या असमानता है? इंसान लॉयल होता है। विराट देखिए कितना, सर उसको प्लीज समझाइए, मैं जब से उसके चक्कर में पड़ी हूँ मैं परेशान हो गई, सर मेरा दिमाग खराब होता है, एक दिन मैं सुसाइड कर लूंगी। और ये मैसेज मेरे पास आया और अंजलि को मैं 4-5 ऑप्शन भेज रहा था कि अंजलि ये लोग भी अच्छे हैं, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो। उसके पहले ही नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया, एक 19 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली है। क्या नहीं से? तो अंजलि ने जो मुझे मैसेज भेजा था उसमें उसने विराट से रिलेशनशिप्स के बारे में चर्चा की थी, और मैं उस मैसेज को अगर कोर्ट में दिखाऊं तो क्या कोर्ट उसे रेलिवेंट मान सकता है? जी। स्टेटमेंट बिफोर कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? ओए, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू एनी रिलेशनशिप, कहने का मतलब क्या है? इश्यू कांड होने के पहले दिया गया स्टेटमेंट, कौन से, किस बारे में? रिलेशनशिप को बताते हुए, जैसे मरने के पहले, मरने के पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया, निरीविका विरनिका मेरे सामने बैठे हुए हैं एंड दे आर हैप्पी, मतलब दे आर हैप्पी कि पापा 100 साल की एज में मर रहे हैं, तो मैंने, और वो भी खुश थे कि पापा ने इतनी प्रॉपर्टी जमा की है, हम लोग को ही मिल जाएगी। ठीक है, तो उस समय मैंने बताया कि मेरे 2 बेटे और हैं, मेरे 2 बेटे और हैं जो मेरी दूसरी बीवी से हैं, मेरी दूसरी बीवी यूएस में है, वो लोग भी आ रहे हैं, एक का नाम है निक और एक का नाम है जिक। तो बच्चों, कहना इसे कंट्रोवर्सी के पहले अगर एक व्यक्ति किसी रिलेशनशिप के बारे में बोल के जाता है, क्या उसको भी रेलिवेंट माना जा सकता है? और ये निक और जिक बोलते ही समय मैं मर गया बच्चों, क्या उसको रेलिवेंट माना जा सकता है? जी हाँ। स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, हाँ, तू तो गोद लिया है ना भाई, इधर तेरे को मैं मरने के पहले ही सब सेटलमेंट करके जाऊंगा, डोंट वरी। इधर स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट बच्चों, ये क्या था, मैंने बताया था आपको, when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when if true it would expose him or would have exposed him to what beta? Criminal prosecution or suit for damages। कोई व्यक्ति मरने के पहले या गायब होने के पहले क्या करता है? ऐसा स्टेटमेंट देके जाता है, जो स्टेटमेंट अगर पहले लोगों को पता चल जाता तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है? क्रिमिनल केस हो सकता था। स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, अगेंस्ट इंटरेस्ट मतलब गायब होने के पहले, गायब होने के पहले मैं घर पे था, बेल बजी, निधि मुझे पूछ रही कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला यार निधि वो शर्मा जी से मैंने 10 करोड़ रुपए उधार लिए थे, वो पे नहीं कर पाया, वो मैं पे नहीं कर पाया, तो शर्मा जी ने मुझे बुलाया, उनके यहाँ पार्टी है। बस बच्चों, उसके बाद से मैं कभी वापस नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट अगर मैंने पहले बता दिया होता कि शर्मा जी का पैसा खाया है तो मेरे खिलाफ कोई केस हो सकता था, यस। लेकिन वो स्टेटमेंट देने के बाद बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट मतलब मैंने गायब होने के पहले जो बयान दिया था वो मेरे फेवर में था या मेरे अगेंस्ट में था? क्या उसको भी रेलिवेंट माना जा सकता है? यस। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग और इंप्रेशन, सेम वो जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था अंजलि वाला। नेक्स्ट, थर्ड, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस का थर्ड एक्सेप्शन क्या है? स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस। ये क्वेश्चन मैंने, ये टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों कि इनको भी हम क्या मान सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कंसिडर दीज थिंग्स दीज एज रेलिवेंट। चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में किशन को अपना क्रेडिटर दिखाया 10 करोड़ रुपए का, किशन को मैंने अपना क्रेडिटर दिखाया बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 करोड़ का, क्या ये रेलिवेंट है? क्या किशन मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि दुष्यंत सर से मुझे 10 करोड़ लेना है? प्रूफ क्या है? दुष्यंत सर की बैलेंस शीट में मैं दिख रहा हूँ एज क्रेडिटर। स्टेटमेंट मेड इन द, स्टेटमेंट मेड इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एक दिन आयुष मेरे घर पे आ गया, आपके घर की तलाशी लेनी है, मैंने बोला बे पॉकेट मार, निकल यहां से।
तो आयुष बोलता है मैं वो पॉकेट मार नहीं रहा जो आप मुझे समझ रहे हो। ये देखो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के मुझे बोला कि दुष्यंत सर के घर की मैं तलाशी ले सकता हूँ। ले सकता है? अरे सर 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 आइए, आइए आइए बैठिए। यस और नो बच्चों। उसके बाद एंट्रीज इन मैप चार्ट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बच्चों ये तो हवलदार है बच्चों, ये तुकोगंज थाने का हवलदार है और ये एमआईजी कॉलोनी का थानेदार है। दो थानेदार है बच्चों। एक रोड एक्सीडेंट होता है बच्चों, लाश यहाँ पे पड़ी हुई है जिसका एक्सीडेंट हुआ। अब दोनों थानेदार आ गए बच्चों, सॉरी दोनों दोनों हवलदार आ गए। अब लाश का पंचनामा कौन करेगा, किशन या कृष्णा? लेकिन अब वो साबित नहीं है, बॉडी काट लेंगे, वो मर चुका है यार, टाइम विद डिग्निटी। चुप कर बे पैर इधर। अरे भाई क्या देखोगे, मैप देखोगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मैप इश्यू किया है उससे डिसाइड करोगे किसके एरिया में क्या है। उसके बाद एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरा जन्म कौन सी तारीख को हुआ है इसके ऊपर झगड़ा है, तो बर्थ रजिस्टर में जो एंट्री है मेरे डेट ऑफ बर्थ, उसको क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। अबे चुप कर, पैर के पीछे पड़ा है, खा जाना उसके पैर को साले, टंगड़ी कबाब। चलिए बच्चों, ओए ये इसको बोल्ड करना। स्टेटमेंट मेड इन द फॉरेन लॉ। क्या झगड़ा झगड़ा इस चीज को लेके है कि क्या जॉन इलीगली इंडिया में आया है? अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाकर जॉन को इंडिया में घुसने की क्या दी थी, परमिशन दी थी। क्या वो रेलिवेंट माना जाएगा? ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी टू बी रेलिवेंट। थर्ड पार्टी जिनका कोई केस से कोई संबंध नहीं है, क्या रेलिवेंट मानते हैं? पहला ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डीएनए एक्सपर्ट, इनके स्टेटमेंट को कोर्ट में रेलिवेंट माना जाता है। हाँ, डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। क्या माना जाता है इनके स्टेटमेंट को? दूसरा, फैक्ट्स बियरिंग अपॉन व्हाट बेटा, फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मतलब ऐसे फैक्ट जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, मतलब ऐसे फैक्ट जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऐसे फैक्ट जो एक्सपर्ट के ओपिनियन को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्या उनको भी रेलिवेंट माना जाएगा? फैक्ट बोलते हैं कि मर्डर शिवराज ने किया है, लेकिन शिवराज ये प्रूफ दे रहा है कि जिस दिन मर्डर था, उस जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन ये इंडिया में था ही नहीं। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन और शिवराज के द्वारा दिए गए प्रूफ दोनों कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है? तो ऐसे फैक्ट जो एक्सपर्ट के ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट है उनको भी रेलिवेंट माना जाएगा। उसके बाद हैंड राइटिंग सिग्नेचर, आप एक्सपर्ट नहीं हो बट फैमिलियर हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो पर एनी पर्सन जो किसी हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट नहीं बट क्या है, सामने वाले की हैंड राइटिंग से फैमिलियर है, उसके ओपिनियन को माना जाएगा रेलिवेंट। यस। जनरल कस्टम और राइट, मैंने पहले एग्जांपल दिया था, गांव में नई दुल्हन का स्वागत कैसे करते हैं, उसको पपियां लेके। यस और नो बच्चों, यस और नो बच्चों, क्या उसे रेलिवेंट माना जाएगा कस्टम वगैरह से रिलेटेड? यस। ओपिनियन एज टू यूसेजेस टेनेट व्हेन रेलिवेंट, कहने का मतलब क्या है, रिलीजियस बिलीफ। गांव में बलि देने की परंपरा है, एक भैंसा पकड़ के लाए, उसका बलि दे दिया बच्चों, पुलिस वाले आ गए, लेकिन गांव के सरपंच ने बताया क्या, कि हर दिवाली में भैंसे की बलि देना क्या है बच्चों, रेलिवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपिनियन एज टू रेलिवेंस रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति फैमिली का मेंबर है या नहीं है। बच्चों आस्था और अंजलि साथ में बैठते थे, दोनों के बहुत झगड़े होते थे। आस्था इसको बार बार चमकाती रहती थी कि देख तू औकात में रहे, अगर तूने ज्यादा मार्क्स लेके आए मेरे से तो तू कहीं की नहीं रहेगी, बता रही हूँ। और चौधरी साहब सुनते थे, चौधरी साहब तो गांव के, उनका काम ही है पंचायत करना, अपनी पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के वो इनकी बात सुनने आते थे। एक दिन मम्मी बोलती बेटा चौधरी आज जा मत क्लास, बुखार आ जाएगा। चौधरी साहब बोलते नहीं मम्मी, अंजलि और आस्था भी आ रहे हैं। मम्मी बोलती बेटा दुष्यंत सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोले वो तो नहीं पता। तो दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप क्या थी, इस बारे में उनका फैमिली मेंबर हो या कोई और हो, जो उनके रिलेशन से क्या है, फैमिली है, उसके ओपिनियन को रेलिवेंट माना जाएगा। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन मतलब whether the opinion of living person is relevant, the grounds on which such opinion are also relevant, मतलब ग्राउंड्स मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर हम किसकी, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था इसके ऊपर हम चौधरी साहब की स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान रहे हैं। लेकिन अब चौधरी साहब जब कोर्ट में स्टेटमेंट देंगे तो कोर्ट चौधरी साहब से पूछेगा कि आपके स्टेटमेंट को हम रेलिवेंट क्यों माने। चौधरी साहब बताएंगे सर आप डीजेसी की सीसीटीवी फुटेज देखो, 6 महीने में कोई भी एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया हूं। ग्राउंड, कोर्ट किसी इंसान के ओपिनियन को रेलिवेंट किन ग्राउंड्स पे मान रहा है, कोर्ट किस आपके स्टेटमेंट को किन ग्राउंड्स पे रेलिवेंट मान रहा है, तो उन ग्राउंड्स को भी रेलिवेंट माना जाएगा। ऐसे फैक्ट जिनका एविडेंस नहीं दे सकते, जजेस का स्टेटमेंट, शादी, फिर ये सब क्या है बच्चों, ये सब प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अगर जज खुद गवाह है उसके स्टेटमेंट को रेलिवेंट नहीं मानेंगे। शादी के दौरान जो कम्युनिकेशन होते हैं, एग्जिस्टेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, मोदी की कैबिनेट, मोदी गवर्नमेंट ने उस दिन कैबिनेट में क्या मीटिंग हुई, क्या डिसीजन लिया, क्या अपने को पता है क्या, और अपने को पता भी चल जाए और हम कोर्ट में जाके बताएं तो उनको रेलिवेंट माना जाएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वकील और उसके क्लाइंट के बीच में बातें, इनको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। ओरल डॉक्यूमेंट बच्चों ये तो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीजें। प्रिजम्पशन, ओए व्हाट इज प्रिजम्पशन, यस, प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, इज करेक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो साबित हो चुका है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, एक ऐसा फैक्ट जो साबित हो चुका है, उस साबित हुए फैक्ट्स के आधार पर दूसरे फैक्ट्स को क्या कर लेना, प्रिज्यूम कर लेना। हमारे बीएसए के अंदर 3 टाइप के प्रिजम्पशन बताए गए हैं। पहला, अगर आपको चाहिए तो आप इधर देखो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। पहला क्या है बच्चों, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ? इट इज अ रूल ऑफ लॉ दैट पर्टिकुलर इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग, शैल बी ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। 280 वाला, चेयरमैन ने शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और उसकी एंट्री मिनट्स में हो गई, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, इट शैल बी प्राइमा फेसी ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन द मीटिंग। अगर आपको याद है तो ये क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, और इनको आप झूठा साबित नहीं कर सकते, ये इरिवोकेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। क्या है ये, इनको आप झुटला नहीं सकते क्योंकि लॉ इनको क्या करके बैठा हुआ है, प्रिज्यूम करके बैठा हुआ है। दूसरा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, इट इज अ रूल ऑफ लॉ, इट इज अ रूल ऑफ लॉ, जो क्या होगा बच्चों, if it means if one fact is proved on the basis of such fact the court may consider other fact। एक मिनट, ये लेकिन रिवोकेबल है, इरिवोकेबल है, रिवोकेबल है। इसको, इसका अगर स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, अनलेस। मिक्स्ड प्रिजम्पशन, इसमें लॉ भी होता है। अच्छा, ये जो प्रिजम्पशन ऑफ, ये बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। फिर यहाँ पे मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ और मिक्स प्रिजम्पशन, ये 4 टाइप्स। तो ये सेम जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने 4 तरह से इजी लैंग्वेज में क्या किया, अलग से। एस्टॉपल, जो एक बार एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को आप बाद में डिनाई। एस्टॉपल का मतलब हो गया एक फैक्ट जिसको आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आप उसको बाद में डिनाई नहीं कर सकते। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, बीजू पटनायक टेक यूनिवर्सिटी वर्सेस सियाराम कॉलेज। आपने पहले बोला था कि फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद डिग्री दे देंगे, लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हो, एक और एग्जाम अपीयर करने के लिए बोल रहे हो। उसके बाद स्वराज चुंदर वर्सेस गोपाल चुंदर, ये उचित नहीं होगा कि अगर हम एक इंसान को बाद में डिनाई करना अलाउ कर दें जो उसने पहले क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। फिर ये क्या हो गए बच्चों, एस्टॉपल के टाइप्स हो गए। अच्छा, एस्टॉपल का नियम उस व्यक्ति के खिलाफ, या उस व्यक्ति, वो व्यक्ति एस्टॉपल का नियम क्लेम नहीं कर सकता जिसको सच ऑलरेडी पता था। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब मुझे पता है कि लभांश की एज 18 साल की है, लभांश मेरे सामने आता है और बोलता है मेरी एज 14 साल की है, फिर बोलते, फिर बाद में बोलता है 18 साल की, तो क्या मैं कोर्ट जाके बोल सकता हूँ ये झूठ बोल रहा था मेरे, नहीं, क्यों? और ये जो इसने एक्सेप्ट किया, अब ये डिनाई नहीं कर, क्योंकि मुझे पहले से ही क्या था, सच पता था। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अरे हाँ है ना। तो बच्चों,
कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, जिसको प्रिंट कर लिया आपने पेपर पे, स्टोर कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसको हम क्या मानेंगे? डॉक्यूमेंट मानेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो क्या है बच्चों, स्टोर्ड है, प्रिंट निकाल लिया आपने या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे स्टोर किया, उसको हम क्या मानेंगे? डॉक्यूमेंट मानेंगे। और कोड उसे क्या करेगा? डॉक्यूमेंट मानेगा। कब? अगर बच्चों इस सेक्शन में लिखी हुई कंडीशंस क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं। सेक्शन कंडीशन क्या है बच्चों? कंप्यूटर ने वो प्रिंट आउट कब निकाला या वो आउटपुट कब निकाला? जब उस कंप्यूटर को हम क्या कर रहे थे? रेगुलरली यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन निकाली वो किस डेटा से निकाली? उस डेटा से निकाली जिसको हमने रेगुलरली कंप्यूटर में क्या किया था? फीड किया था। तीसरा, जब वो आउटपुट आपने निकाला तब आपका कंप्यूटर डिवाइस क्या कर रहा था? जब आपने वो आउटपुट निकाला तब आपका कंप्यूटर डिवाइस क्या कर रहा था? प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा था। यस और नो बच्चों? और वो आउटपुट कब निकला? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब वो आउटपुट तभी निकला जब वो कंप्यूटर वही फंक्शन परफॉर्म करता है जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने उस कंप्यूटर को तैयार किया था। फिर आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बच्चों। बाकी तो बच्चों सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार अपन रीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपन एविडेंस कब मान सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। प्लस ये क्या है बच्चों? ये एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट आ जाएगा कि जो व्यक्ति उस कंप्यूटर का इंचार्ज था उसको क्या देना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ये अपना चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं है।